और आज का क्लास भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग इस वीडियो में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे और यह वीडियो एपिसोड नंबर 7 है। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का ये आपका 7वां वीडियो है। कोई भी आप अगर नए बच्चे जुड़ते हैं तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग से देखिएगा, एपिसोड नंबर 1, एपिसोड नंबर 2, एपिसोड नंबर 3, इस तरह से करके देखिएगा। लेकिन एक चीज जो छठा वीडियो में था, हम आपको जो बताए थे कि कुछ प्रतिरोधकता का जो मान होता है, कुछ पदार्थ का वो वैल्यू होता है, मान उसका फिक्स होता है। तो हम आपको वहां पर एक चीज जो बताए थे कि जहां पर लिखवाए थे कि चांदी का प्रतिरोधकता कितना होता है, सोना का कितना, उसके जस्ट ऊपर में देखिएगा कि एनसीईआरटी के जो डाटा लिखा हुआ है उसमें सुधार लीजिएगा। वहां पर क्या है ना कि कुछ मिश्र धातुओं का, जैसे आप टोस्टर बनाते हैं तो टोस्टर में मिश्र धातुओं का जो उपयोग किया जाता है उसका जो हम लिखवाए थे लास्ट वाला शब्द देखिएगा, उसमें एनसीईआरटी को डाटा है उसमें लिखिएगा कि कुछ मिश्र धातुएं जो होते हैं जो उसको टोस्टर में उपयोग करते हैं उसका उपचयन जो होते हैं यानी दहन जो होता है वो नहीं होता है। तो वहां पर लिखवा गया था दहन होता है, तो उस सुधार लीजिएगा। ये एनसीईआरटी का डाटा है, इसको वहां पर क्लियर कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। सिर्फ नहीं घुसा देना, उसमें नहीं छूट गया था, यानी मिश्र धातु को जो उपयोग करते हैं वहां पर नहीं होना चाहिए। टोस्टर वगैरह में जो उपयोग होता है तो वहां पर नहीं कर लीजिएगा, दहन का उपयोग नहीं, दहन नहीं होता है, ये चीज जरूर कर लीजिएगा। वहां पर ये एनसीईआरटी का डाटा है, हम आपको जहां पर देखिएगा चांदी, सोना, मैग्नीज, इस सब का जो हम आपको प्रतिरोधकता का कुछ मान लिखवाए थे। और धातु का बहुत सबसे कम होता है प्रतिरोधकता, जैसे हम आपको बताए थे 10⁻⁻8 ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर, ये पूछा गया, ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया। तो उसी में देखिएगा ये लिखा हुआ है, तो जो भी क्लास किए होंगे उसको सुधार लीजिएगा। वो छठा वीडियो में था। अब आइए आज का है जो 7वां वीडियो है, देखिएगा। अब आज का क्लास है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल आपसे बने जाते हैं। और पिछले वाले जो हम लोग क्लास में पढ़े थे बहुत ही अच्छे तरीके से 2 वीडियो में लगभग R बराबर रो एल वाई ए से, ये हम लोग 2 वीडियो में देखे हैं। एक वीडियो में एक प्रश्न में चर्चा किए थे और एक में कॉन्सेप्ट सीखे थे और काफी बच्चों का क्लियर हो गया। तो आज हम जो चलते हैं, जैसे आपसे पूछेगा कि अगर मान लिया जाए कि लंबाई को दुगना करेंगे तो प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा। लेकिन अगर कहेगा खींच के लंबाई को दुगना करिए, खींच करके शब्द लगाएगा, तो प्रतिरोध जो वहां पर होगा वो आपका 4 गुना होगा और उसका एरिया आधा हो जाता है। ये सारा चीज हम आपको बताए थे, तो ये सब सारे चीज में सतर्क रहना। अब आइए आज के क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन देखिएगा। इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन में, इसमें जब भी देखिएगा घरों में तार या वायरिंग किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि इंडिया में अलग चीजें होती है, अमेरिका में वो चीजें अलग होती है। जैसे भारत के सभी घरों में देखिएगा जो भी सप्लाई आती है, ट्रांसफार्मर से जो भी सप्लाई आती है वो हमेशा फिक्स मान आती है 220 वोल्टेज। तो कभी कभी ये भी सवाल पूछा जाता है कि कितना वोल्ट हमारे घरों में सप्लाई आता है, तो 220 वोल्ट आता है। और अगर हर्ट्ज में पूछेगा तो 50 हर्ट्ज जवाब देना। तो ये दोनों हमेशा फिक्स वैल्यू है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से भी पूछे जाते हैं कितना वोल्ट घरों में सप्लाई होता है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज तक। लेकिन यही चीज अमेरिका में क्या है ना, 110 वोल्ट 120 वोल्ट करके रहता है। तो अमेरिका की बात अलग है, हम लोग की चीजें अलग है। और जब ट्रेड पढ़िएगा तो वहां और भी डिटेल से आपको बताया जाएगा। जो बच्चे एलपी का तैयारी करते हैं, ट्रेड पढ़ते हैं, तो उनका चीज अलग है। ये इनका, हम लोग जो पीटी में पढ़ते हैं वो चीजें अलग है। पढ़ने के लिए तो फिजिक्स में बहुत सारा, तो ट्रेड का मामला अलग है, इसका मामला अलग है। तो जो भारत के घरों में जो भी उपकरण यूज करते हैं, फ्रिज वगैरह, पंखे वगैरह, जो भी हीटर वगैरह जो भी यूज करते हैं, तो उसका जो वोल्ट जाता है सभी में 220 वोल्ट जाता है। लेकिन अब यहां पर घरों में देखिएगा जो कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं, इसमें 2 तरीके से जोड़ा जाता है। एक है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है सभी प्रतिरोधों को, और एक जो जोड़ा जाता है सभी, एक को श्रेणी क्रम में और दूसरा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। सर इसको जोड़ा क्यों जाता है, इसका काम क्यों पड़ गया? तो देखिएगा सबके जो घरों में फ्रिज, एसी वगैरह जो भी होते हैं, तो उसमें सबको अलग अलग धारा चाहिए। हीटर के लिए अलग धारा चाहिए, बल्ब के लिए अलग धारा चाहिए, उसके बाद में फ्रिज के लिए अलग धारा चाहिए। मतलब करंट का जो फ्लो होना चाहिए वो अलग अलग चाहिए।
इसीलिए रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है। जो घरों में उपयोग होता है वो समानांतर क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में नहीं होता है। जैसे कोई इलेक्ट्रिक का मशीन का अगर मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिक वाला जोड़ने वाला तार वायरिंग करने वाला है, तो देखिएगा वो क्या करते हैं कि उनको जानकारी रहता है कि घर में जब जोड़ते हैं तो समानांतर में। अब बताइए कोई नया नया सीख करके जाकर श्रेणी में जोड़ दिया, सबको एक ही में जोड़ दिया, तो क्या घटना घटेगा पता है? तो उसमें क्या होगा कि मान लिया जाए कि एक बार जैसे ही करंट फ्लो ज्यादा हुआ, धारा का मान ज्यादा आया, सारा सिस्टम खराब हो जाएगा, सारा एक बार जल भी सकता है। लेकिन अगर वही चीज श्रेणी क्रम में न रह करके समानांतर क्रम में घर में जोड़ देगा, पंखा को, बल्ब को, हीटर को, तो वो चीजें देखिएगा जहां पर धारा ज्यादा जाएगा सिर्फ वही चीज खराब होगा, बाकी चीजें सेफ रहेगी। इसीलिए समानांतर क्रम में घरों में जोड़ा जाता है। अब से पूछा भी जाता है कि घरों में उपयोग होने वाले उपकरण जो है श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं कि समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, ये चीजें पूछा जाता है तो समानांतर क्रम में। लेकिन ध्यान रखिएगा जब सजावटी वगैरह आता है ना, जैसे पंखा पूछेगा समानांतर क्रम, फ्रिज समानांतर क्रम, हीटर समानांतर क्रम, बल्ब समानांतर। लेकिन अगर पूछेगा कि घरों में जब शादी ब्याह होता है, सजावटी का जो सामान होता है, छोटा छोटा लरी में देखिएगा बहुत सारा बल्ब लगा हुआ रहेगा, या दीपावली वगैरह में देखिएगा चाइनीज का सामान, तो उसमें जो उपयोग होता है वो होता है श्रेणी क्रम में होता है। तो ये भी सवाल आपसे पूछा गया कि घरों में सजावटी के रूप में या किसी भी फेस्टिवल में, त्योहार में जो बल्ब, छोटे छोटे बल्ब का जो लरी होता है वो किस चीज में, मतलब किस रूप में जुड़ा हुआ रहता है, तो वो रहता है आपका श्रेणी क्रम में। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, इसमें दो को पढ़ेंगे। एक पहला पढ़ेंगे श्रेणी क्रम, कौन सा? श्रेणी क्रम में, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा? सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा जो पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल का मतलब होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है समानांतर। कौन सा? समांतर क्रम। समांतर क्रम में, इसी को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, इंग्लिश में कहते हैं। और उसके बाद में तीसरा जो इसी में देख लेंगे, इसका ज्यादा उपयोग नहीं है, बस दोनों को मिला करके मिश्रित का मतलब इसी को बोलते हैं मिक्सचर। और इसमें क्या हो जाएगा कि दोनों आ जाएगा, पैरेलल भी आ जाएगा, इसमें पैरेलल भी आ जाएगा और इसमें सीरीज भी आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब इसमें समानांतर भी हो जाएगा और इसमें क्या होगा, श्रेणी भी हो जाएगा, मतलब दोनों साथ साथ चलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछने वाला होता है यही होता है, श्रेणी क्रम और कौन सा? समानांतर क्रम, जो दोनों को मिला करके जोड़ते हैं, श्रेणी और समानांतर को दोनों को एक साथ, ये न्यूमेरिकल में करते हैं। तो इस चीजों को न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, इसका उपयोग ज्यादा नहीं, न्यूमेरिकल बनाने में आपको किया जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है श्रेणी क्रम और कौन सा? समानांतर क्रम। तो अभी आप क्या करिए, इसको ऐसे घेरा दे करके इसको ऐसा ही लिखिएगा जैसे लिखा हुआ, श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम, मिश्रित क्रम। बाकी इसके नीचे हम कुछ लिखवा रहे हैं, उस चीजों को लिखिएगा जो हम लिखवाना चाह रहे हैं, लिखिएगा। इसको वीडियो को रोक करके इतना लिख लीजिए, इसके बाद में यहां से नीचे लिखिएगा जो हम लिखवाना चाह रहे हैं, लिखिएगा हमारे घरों में, या हमारे लिखिएगा हमारे भारतीय घरों में, हमारे भारतीय घरों में 220 वोल्ट आता है, 220 वोल्ट आता है। अब नीचे स्टार दे करके लिखिएगा, नीचे स्टार दे दीजिएगा। इसको लिखने के बाद में नीचे स्टार दे करके लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा लेकिन हमारे घरों में उपयोग होने वाले, लेकिन हमारे घरों में उपयोग होने वाले उपकरण का धारा का मान अलग अलग चाहिए, धारा का मान अलग अलग चाहिए। इसलिए घरों में सभी उपकरण को जैसे में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, बल्ब, फ्रिज, एसी, हीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब आइए, अब यहां से देखेंगे पहला कौन सा? श्रेणी क्रम।
अब जो पढ़ेंगे यहाँ से पहला जो देखेंगे वो कौन सा, श्रेणी क्रम देखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिएगा कौन सा पढ़ने वाले हैं, पहले श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम के मतलब इसी को बोलते हैं सीरीज बोलते हैं। कौन सा, सीरीज बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। सर ये दिखता कैसा है, तो देखिएगा इसमें जो प्रतिरोध को है श्रेणी क्रम कहते हैं किसको, ये भी पूछा जाता है। मतलब इसमें जो प्रतिरोध को है यहीं से निकलेगा। श्रेणी का मतलब सीरीज, एक लाइन में है। जिसे देखिएगा इसमें क्या करेगा, इस तरह से, जैसे यहां पर देखिएगा, यहां पर हम आपको बताए थे एक किसका है, रेजिस्टेंस का सिंबल है, प्रतिरोध का, हम इसको पीछे बताए हम आपको। एक इसका रेजिस्टेंस के मतलब इसमें R1 हो गया, फिर इसको बाद में इसमें जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, R2 हो गया, फिर इसमें जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, R3 हो गया, और ऐसे करके और भी जोड़ा जाएगा। और यहां से देखिएगा इस तरह से करके यहां पर सेल लगा या कुछ भी है, यहां पर इस तरह से करके प्लस माइनस प्लस और माइनस यहां क्या रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये जो आपका है ये आपको कहां है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ। कहां, श्रेणी क्रम। श्रेणी का मतलब क्या होता है, सीरीज में जुड़ा हुआ। यहां से जो धारा बहेगा वो कौन सा, I भरेगा, और यहां पर R1 R2 और R3 कौन सा, तीन प्रतिरोधों को जोड़ा गया है। तो यहां पर आप जरा दिमाग लगाइए, इसको जो याद करने का जो तरीका जरा सुनिएगा, बस इसी से है। श्रेणी क्रम का जो पहला प्रतिरोध है और दूसरा प्रतिरोध का अंतिम छोर है, मतलब पहला प्रतिरोध के अंतिम छोर के दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से जोड़ा जाता है, तो इसी को कहते हैं श्रेणी क्रम कहते हैं। और जब सभी प्रतिरोध को एक बिंदु पर जोड़ देंगे तो उसको कहते हैं समानांतर क्रम। ये आपसे सवाल पूछा गया कि, मान लेते हैं आपसे सवाल जो पूछा गया है कि, सवाल पूछा है कि अगर कई प्रतिरोधों को पहले प्रतिरोध के अंतिम छोर और दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से जोड़ दिया जाए और इसी प्रकार आगे जारी रहता है, तो इसे कौन सा इसे कॉम्बिनेशन कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, दोनों कॉम्बिनेशन, या किसी भी प्रकार का कॉम्बिनेशन। तो इसमें जो होगा पहले छोर को, अंतिम छोर को पहले छोर से अगर जोड़ा जाएगा तो इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम का। और अगर एक साथ मिला करके तीनों एक बिंदु पर आ जाता, तीनों एक पर जाकर के मिल जाएगा, तो उसको कहेंगे समानांतर, जो कि हम आगे देखेंगे। तो यहां से भी सवाल पूछा गया है। अब इस चीजों को लिखिएगा यहां पर देख करके, उसके बाद में फिगर बनाइएगा, पहले श्रेणी क्रम में लिखिएगा जो लिखवाना चाह रहे हैं, लिखिएगा यहां पर लिखिएगा कई प्रतिरोधों को वैसा समूह, कई प्रतिरोधों को वैसा समूह जो पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहले सिरा के साथ जोड़ा जाता है और इसी प्रकार आगे जारी रहता है, तो इसे श्रेणी क्रम कहते हैं। तो इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब देखिएगा, ये तो सर हमें जानकारी हो गया कि अगर हम जो पढ़ रहे हैं अभी रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, एक श्रेणी क्रम और एक समानांतर क्रम। घरों में 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज के आता है। घर में होने वाले उपकरण का यूज हमेशा समानांतर में करते हैं, क्योंकि अगर धारा एक बार अगर अचानक आ जाए तो जहां पर आएगा वही खराब होगा, समानांतर में सब खराब नहीं होगा। और उसके बाद में क्या होंगे कि जहां पर गड़बड़ी होगा उसको आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन श्रेणी क्रम में ठीक सही से नहीं होगा, नहीं भी पता चलता। तो ये सब चीजें जो है यही जानना रहता है इसमें। और इसमें देखिएगा, इसमें जो I धारा बहेगा, इसमें जो श्रेणी क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, मतलब यहां भी I बढ़ेगा, यहां भी I, लेकिन इसमें वोल्टेज क्या होते हैं, अलग अलग। इसमें वोल्टेज क्या होते हैं, अलग अलग होता है। इसमें जो वोल्टेज होते हैं वो अलग अलग होता है, इसमें वोल्टेज जो होते हैं अलग अलग। तो आपसे पूछा जाता है कि श्रेणी क्रम में वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग होता है कि समान होता है। तो श्रेणी क्रम में वोल्टेज क्या होते हैं, अलग अलग। V1 का मान अलग, V2 का मान अलग, और V3 का मतलब पहले प्रतिरोध में V1 तो दूसरे प्रतिरोध में V2 और तीसरे प्रतिरोध में V3 आता है। तो इसमें श्रेणी क्रम में वोल्टेज क्या होते हैं, अलग अलग, लेकिन इसमें बहने वाला जो धारा होता है वो I होता है, वो हमेशा क्या होता है, सभी जगह समान। मतलब यहाँ भी I आएगा,
यहां भी आई आएगा और यहां भी क्या आएगा, आई आएगा, मतलब सब जगह आई आएंगे। तीनों जगह क्या होगा, आई। धारा का मान चाहे 4 रहता प्रतिरोध, चाहे 5 प्रतिरोध रहते। तो श्रेणी क्रम में ध्यान रखना, यहां से भी सवाल पूछा गया कि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है लेकिन वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है लेकिन वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। और यही चीज उल्टा हो जाता है। अगर एक वो चीज अच्छे से याद है तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। यही समानांतर क्रम में क्या होता है कि उसमें धारा का मान अलग अलग और वोल्टेज का मान उसमें सब जगह समान होता है। ये चीजें क्लियर हुआ। अब यहां पर इस फिगर को बनाने के बाद में जो चीजें लिखवाएं उसके अब नीचे लिखना है। पहले फिगर बना लीजिए, उसके बाद में यहां पर दिखेगा, यहां पर स्टार दे करके या जो भी करके जैसे लिखना है वैसे लिखिएगा। यहां पर लिखेगा श्रेणी क्रम में, पहले फिगर बना लीजिए उसको नीचे लिखेगा। श्रेणी क्रम में धारा का मान सभी जगह समान होता है। श्रेणी क्रम में धारा का मान सभी जगह समान होता है लेकिन वोल्टेज का मान सभी जगह अलग अलग होता है। लेकिन वोल्टेज का मान सभी जगह अलग अलग होता है। लेकिन वोल्टेज का मान सभी जगह अलग अलग होता है। लेकिन वोल्टेज का मान सभी जगह अलग अलग होता है। अब देखिएगा यहां पर जो है कि सर यहां पर हम तो जानते हैं कि अगर सभी प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये जो R होता है इक्विवेलेंट होता है, मतलब कि समतुल्य होता है। ये क्या होता है, समतुल्य कहता है हिंदी में। तो R समतुल्य निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, सबको ही जानते हैं, R1 प्लस R2 और प्लस कौन सा R3, ये सबको ही पता है। अगर और भी रहेगा तो ऐसे करके लास्ट में जोड़ देंगे, कहां तक, Rn तक जोड़ देंगे। तो ये तो निकालने का फॉर्मूला है कि सर हम जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। अगर n प्रतिरोधों को कहेगा 5 ओम प्रतिरोध, 6 ओम प्रतिरोध, 7 ओम प्रतिरोध को 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो यही R बराबर समतुल्य प्रतिरोध है। R1 R2 R3 जितना सारा प्रतिरोध दिया गया, 5 गो 10 गो 20 गो जितना दिया हुआ सबको एक साथ जोड़ दीजिए, वही उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा, वही होगा। लेकिन इस सर आया कैसे, अब यहां पर सवाल उठता है आया कैसे, इसको थोड़ा सा जान लीजिए सर। ये तो हम जान ही रहे हैं कि ये आया कैसे, इसको थोड़ा बता दीजिए कि कैसे आया। अब इसको देखिए, हम सीखते हैं कि कैसे आया। देखिएगा ये कैसे आया, तो यहां पर देखिएगा ये कैसे आया है। यहां पर देखिएगा, यहां पर वोल्टेज का मान जो अलग अलग है, सभी जगह वोल्टेज का मान क्या है, अलग अलग है। तो इसका मतलब सभी वोल्टेज को मिला करके, इस सभी वोल्टेज को मिला करके पूरा वोल्टेज एक आएगा जिसका नाम होता है V आएगा, कौन सा V, और इसी को जोड़ेंगे तो V1 प्लस V2 और प्लस V3 के क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे V1 का मान है, V2 के मान है, V3 के मान है, तो सभी वोल्टेज को जोड़ने के बराबर एक वोल्टेज के बराबर होगा वो। इसी प्रकार आगे समानांतर में पढ़ेंगे तो धारा का मान अलग अलग होगा, तो उसमें I1 I2 I3 I4 को जोड़ेंगे तो उसमें I के बराबर हो जाएगा। तो किसी भी एक समतुल्य वोल्टेज के बराबर होता है, उसके अलग अलग वोल्टेज के मान के बराबर होता है। अगर वोल्टेज का मान अलग अलग है और आपसे समतुल्य वोल्टेज पूछेगा तो आपको सीधा जोड़ देना। कभी कभी यह भी सवाल पूछा जाता है कि 3 वोल्टेज अलग अलग है तो उसका समतुल्य वोल्टेज क्या होगा, तो उसको भी ऐड कर देना। तो यहां पर बताइए वोल्टेज का मान अलग अलग है तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, V1 V2 V3। अच्छा, अब इस R1 से अगर हम यहां पर, जैसे आप जानते हैं ओम के नियम से V बराबर IR जानते हैं ना, तो कहिएगा यस सर जानते हैं सर ये वाला चीज। अब यहां से अगर हम निकालना चाहेंगे कि R1 वाले से देखिएगा तीनों को मिला करके अगर हम V1 का मान निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, तो कहिएगा V1 बराबर होंगे R1 इंटू क्या होगा, I1 होगा, कहिएगा यस सर। V2 का मान क्या होगा, तो कहिएगा V2 का मान R2 इंटू I2 होगा, तो कहिएगा यस सर। V3 का मान कितना होगा, तो V3 का मान R3 इंटू क्या होगा, V3 होगा। एक मिनट यहां पर देखिएगा, अगर हम निकालना चाहते हैं V1 के मान तो क्या होगा, R1 इंटू क्या होगा, I होगा। V2 का मान तो R2 इंटू क्या होगा, I होगा। और V3 का मान R3 इंटू क्या होगा, I होगा। तो कहिएगा यस सर बिल्कुल। लेकिन अब यहीं से देखिएगा निकालेंगे, ये जो आया है ना, ये कैसे आया है, तो यहीं पर देखिए V बराबर क्या होते हैं, IR, कहिएगा यस सर। अब देखिएगा इस V बराबर जो IR होते हैं, V बराबर IR,
तो ये तो ठीक है कि इस भी को क्या करेंगे, इस भी को क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे। देखिएगा इस भी को मान अलग अलग रखेंगे, V1 V2 और कौन सा V3 और बराबर ये IR रहेगा। अब इसका मान कितना है, R1I प्लस R2I प्लस R3I और बराबर क्या है IR है। तो कहिएगा यस सर। अब यहां से I कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2 और प्लस R3 और यहां पर बराबर करके IR करेंगे। अब इस I से I क्या होगा, कट जाएगा, जो कटता है सो काट दीजिए। इस I से I क्या होंगे, कट जाएंगे। तो यहां पर R बराबर जो बचेगा R1 प्लस R2 और प्लस क्या बचेगा, R3 बचेगा। और यही चीज आप जानते हैं कौन सा, यही कौन सा है, श्रेणी क्रम है। यही क्या है, श्रेणी क्रम है। यही कौन सा है, श्रेणी क्रम है। देख रहे हैं ना। तो ये चीज कहां से आया, बस इसी से आया है, क्योंकि हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में वोल्टेज का मान आपको अलग अलग होता है, धारा का मान समान होता है। यही चीज वहां समानांतर में उल्टा हो जाता। अगर ये चीजें याद है तो V बराबर IR से आप निकाल सकते हैं कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। मतलब एक समतुल्य वोल्टेज अलग अलग वोल्टेज के मानों का क्या होता है, योग होता है। इसको क्या पढ़ेंगे, एक समतुल्य वोल्टेज अलग अलग वोल्टेज के मानों को क्या होता है, योग के बराबर होता है। उसके बाद में अगर हम देखें यहां पर, देखिएगा उसके बाद में अगर हम यहां पर देखें V1 का मान R1I, V2 का मान R2I, V3 का मान R3I होंगे। तो कहिएगा यस सर। फिर V बराबर IR, V1 का मान रख दे V1 V2 V3 और IR, फिर V1 का मान निकाल चुके R1I सब मान करके, और उसके बाद में यहां से क्या किए, कॉमन लेकर के यहां पर R1 R बराबर आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। कोई दिक्कत यहां? तो जिसका मैथ सही होगा वो समझ सकते हैं, लेकिन जिसका मैथ अगर गड़बड़ होगा तो फिर समझ में नहीं आएगा कि कहां से क्या है। आगे बढ़े। कहिएगा सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको लिखने के बाद में ये लिखिएगा, एक हिंदी इसके बाद में जो लिखवाए थे इसके नीचे लिखिएगा, यहाँ पर जो लिखवाए थे इसके नीचे लिखिएगा, फिर ये चीज़ों को लिखिएगा। और जब यहाँ से लिखने के बाद में श्रेणी क्रम के नीचे के बाद अब जो समझ आते हैं उसको जरा समझिएगा, इस बात को गौर करिएगा। यहाँ पर लिख लीजिए या स्टार दे करके, यहाँ पर लिख करके जहाँ पर कॉपी में आता है उसका स्टार दे करके लिखिएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ही आपको समझना है। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 मतलब क्या है कि जो R इक्विवेलेंट है, समतुल्य प्रतिरोध जो होते हैं अलग अलग प्रतिरोधों को योग होते हैं। कभी कभी ऑप्शन में ये भी दे देता है, ये ना दे करके हिंदी में लिख देता है उसको। इसी चीज को हिंदी में पढ़िए ना, क्या कह रहा है, इसी चीज को हिंदी में पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है, कहना क्या चाह रहा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या कहना चाहता है, ये कहना चाह रहा कि सभी प्रतिरोधों का योग एक समतुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है। तो इसी को स्टार देके यहां पर लिखवा रहे हैं। लिखिएगा यहां पर लिखिएगा समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध इसका मतलब लिखवा रहा है। लिखिएगा नीचे देकर का वीडियो को रोक लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए, यहां तक लिखे थे, उसके बाद में इसको लिखिए और यहां पर लिखिएगा समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, इसके नीचे लिखिएगा समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों के योग के, सभी प्रतिरोधों को योग के बराबर होता है, सभी प्रतिरोधों को योग के बराबर होता है, सभी प्रतिरोधों को योग के बराबर होता है। कभी कभी ऑप्शन में ऐसे करके डाल देता, तो ये चीजें भी ध्यान में रखना। यही चीज अगर हम आगे आएंगे, पैरेलल में आएंगे ना, तो वहां पर व्युत्क्रम लिखा जाता है कि सभी प्रतिरोधों का जो व्युत्क्रम होता है समानांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों को अलग अलग व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, वो चीजें वहां पर वो आएगा। लेकिन यहाँ पर श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों को अलग अलग योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आइएगा यहाँ से एक चीज और जो पूछा जाता है उसको हम देखिए निकालते हैं। आगे बढ़े, अब कहिए देखिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सुनिएगा, यहाँ पर देखिएगा, मान लेते हैं कि एक हम न्यूमेरिकल लेते हैं। इस न्यूमेरिकल से आपको ध्यान रखना, जरा सुनिएगा। एक न्यूमेरिकल से क्या है कि यहां पर सुनिएगा, जो हम चीज बताना चाह रहे हैं इसको गौर करिएगा। यहां से सवाल पूछा जाता, अगर श्रेणी क्रम समझ गए ना तो समानांतर क्रम में समझने में ज्यादा दिक्कत है ही नहीं, फिर आपको फटफट याद हो जाएंगे सब, बस उसी को उल्टा कर देना। जैसे क्वेश्चन लेते हैं कि मान लेते हैं कि यहां पर 2 ओम का प्रतिरोध है और उसके बाद में 2 ओम के बाद में उसके बाद में 4 ओम के प्रतिरोध है, और उसके बाद में एक और ले लेते हैं, कौन सा, 2 ओम का ले लीजिए या 4 ओम का ले लीजिए, उसके बाद में 6 ओम का ले लीजिए, जो भी ले लीजिए 6 ओम का। इन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कहाँ, श्रेणी क्रम में। अगर इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं
अगर इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसको आपसे अगर पूछा जाएगा कि इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ई बताइए कि इसका आर बराबर क्या होगा, ई आपसे पूछा जा रहा है। आर बराबर 3 प्रतिरोध अलग अलग लिए हैं, एक प्रतिरोध 2 ओम का है, एक 4 ओम का, एक 6 ओम का, और आपसे पूछा गया है कि समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो अभी हम आप जो बताए हैं कि आर बराबर जो होंगे, हम यहां से एक चीज समझाना चाह रहे हैं और यहां से सवाल पूछा जाता है और बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, सोच नहीं पाते हैं, इसीलिए हम इसको एग्जाम्पल लेकर के समझा रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट लिखवा भी देते। आर बराबर होगा, सर जानते हैं कि R1 प्लस R2 प्लस क्या होते हैं R3, तो कहिएगा यस सर ये तो जानते हैं, अभी बताए हैं। R1 का मान कितना है, 2 ओम है, R2 का मान कितना है, 4 ओम है, R3 का मान कितना, 6 ओम है। अगर हम सबको जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 और 6 कितना होगा, 12 ओम हो गएगा। यानी R इक्विवेलेंट जो होगा, R इक्विवेलेंट वो बताइए कितना होगा, तो R इक्विवेलेंट जो होगा, यहां पर R इक्विवेलेंट जो होगा वो कितना होगा, तो R इक्विवेलेंट 12 ओम होगा। मतलब सभी को अगर हम 2 ओम 4 ओम 6 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, ये समतुल्य प्रतिरोध 12 ओम का आएगा। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, यहां से जो कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। क्या पूछता है, यहां पर पूछा जाता है आपसे कि अगर कई प्रतिरोधों को अलग अलग श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका जो समतुल्य प्रतिरोध होता है अलग अलग प्रतिरोधों से अधिक होता है कि कम होता है कि बराबर होता है। अब बताइए, यहां से कोई अगर सही से कॉन्सेप्ट नहीं जानेगा तो कभी कुछ भी मार देगा, जैसा ही लंबा लैंग्वेज देखेगा सवाल का वो तो गलत करेगा ही, कहेगा निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। और इस तरह से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जैसे अगर प्रश्न बना देगा, इस तरह से हम प्रश्न बनाते हैं, जैसे आपसे सवाल आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, या हम बोल देते हैं, सुनिएगा, आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में श्रेणी के बारे में कौन सा कथन सही है। तो श्रेणी के बारे में आपसे कौन सा कथन सही आपसे पूछा जाता है, ऑप्शन देकर के 4 गो, और उसमें रहता है, तो इसी से आपको दिमाग लगाना है कि अलग अलग श्रेणी क्रम में हम 3 प्रतिरोध 4 प्रतिरोध को अगर जोड़ देंगे तो जो समतुल्य प्रतिरोध आएगा, जो भी आए, जो भी समतुल्य प्रतिरोध आएगा वो अलग अलग प्रतिरोधों से बड़ा होगा, अलग अलग प्रतिरोधों से क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन इसी चीज को सोचिए कि जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो अलग अलग प्रतिरोध जो होगा वो समतुल्य प्रतिरोध से छोटा होगा। ये दोनों में आप रिलेशन, जैसे 2 व्यक्ति में रिलेशन करते हैं, एक बड़ा व्यक्ति रहे और एक छोटा व्यक्ति, मान लेते ये हम है और ये छोटा बच्चा है, वो है एक कलम पेन है जो छोटा बच्चा है, तो हम इसमें 2 रिलेशन अगर तुलना करें तो कहेंगे कि इससे हम बड़ा है, तो ये कहेगा बेचारा कि हम आपसे छोटा है, मतलब दोनों रिलेशन है। तो इसमें वही चीज है कि 2 ओम 4 ओम 6 ओम अलग अलग है ना, अलग अलग है, और यहां पर क्या समतुल्य प्रतिरोध है, और यहां से सवाल पूछता है तो जो समतुल्य प्रतिरोध है वो बड़ा है, अलग अलग प्रतिरोधों से क्या है, बड़ा है, और बेचारा अलग अलग वाला कहेगा कि हम समतुल्य प्रतिरोध से क्या है, छोटा है। तो दोनों चीज क्या है, सही है, दोनों चीज सही बोल रहे हैं। तो इसी चीज को आपको माइंड में रहना, होश हवास में वहां बनाना है, नहीं तो गलत कर दीजिएगा। तो लिखिए इसी चीज को, यहां से चीजों को लिखने के बाद में, इसलिए हम एग्जाम्पल से आपको बतवा दिए तब लिखवा रहे हैं स्टार दे करके, नहीं तो एग्जाम्पल से आपको अगर चीजें ये याद नहीं है तो कहेगा बाबू कि कौन सा कथन श्रेणी क्रम के बारे में सही है, कौन सा कथन श्रेणी के बारे में कई प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो इसके बारे में सही है। तो आपको कई प्रतिरोध कह दिया श्रेणी क्रम में, तो आप अपने से एग्जांपल ले लीजिएगा, 2 ओम 3 ओम 4 ओम, उसको जोड़ लीजिएगा और वहां से दिमाग लगाइएगा कि अगर हम श्रेणी क्रम में अलग अलग प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, जो समतुल्य प्रतिरोध होता है, जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वो समतुल्य प्रतिरोध बड़ा होता है अलग अलग प्रतिरोधों से, या इसी को कह सकते हैं जो अलग अलग प्रतिरोध होते हैं वो समतुल्य प्रतिरोध से क्या होता है, छोटा होता है। इस चीजों को अब ऐसे लिख करके यहां पर दे करके स्टार दे करके या नोट दे करके लिखिएगा, यहां पर जो हम लिखवाना चाह रहे हैं लिखिएगा। श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोध का योग, सभी प्रतिरोधों का योग या समतुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोधों से बड़ा होता है, अलग अलग प्रतिरोधों से बड़ा होता है।
अब नीचे उसी देख करके या करके लिखेगा, जहां पर लिखे है ना जो समा नीचे देख करके या करके लिख लीजिएगा, जैसे यहां पर लिखे है ना तो उसको नीचे या करके लिखेगा। श्रेणी क्रम में अलग अलग प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में अलग अलग प्रतिरोध का मान, अलग अलग प्रतिरोध का मान और कॉमा दीजिएगा, अलग अलग प्रतिरोध का मान समतुल्य प्रतिरोध के मान से, समतुल्य प्रतिरोध के मान से छोटा होता है, छोटा होता है, छोटा होता है। या कहीं कहीं लिखेगा व्यक्तिगत प्रतिरोध, व्यक्तिगत के मतलब अलग अलग भी लिखेगा, ये भी लिखेगा, ये अलग अलग प्रतिरोध सब सब देखिए, तो वहां पर लैंग्वेज अलग अलग दे सकता है, तो उस चीजों को आपको हैंडल करना है। ये दोनों चीज बात लिखवाएं जो क्या है इसी से हम लिखवाएं, इसको क्या करना आपको ध्यान में रखना है। अब आइए आगे हम बढ़ते हैं, यहां पर देखिएगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें तो यहां पर देखिएगा, आगे जो हम आपको बताने वाले हैं सुनिएगा। अब मान लेते हैं कि घर में श्रेणी क्रम में अगर जोड़ देंगे, मान लेते हैं कि घर में श्रेणी क्रम में बल्ब है, फ्रिज है, वगैरह है, जो भी है सब जोड़ दिए। जैसे देख लीजिएगा, यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर बल्ब को जोड़ दिए, यहां पर मान लेते हैं कि पंखा को जोड़ दिए, यहां पर मान लेते हैं कि फ्रिज को जोड़ दिए। तो ये अगर आप सबको जोड़ दीजिएगा तो यहां पर जोड़ने के बाद में क्या होगा, लेकिन एक चीज तो गलत है, ये ऐसे जुटेगा नहीं, ये तो गलत है, ये तो गलत है ना, ऐसे तो जुटेगा नहीं, जुटेगा समानांतर में। लेकिन अगर कोई जोड़ दिया जाए, अगर कोई जोड़ देगा तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिएगा यहां पर अगर धारा का मान आ ही जाएगा, धारा का मान सब जगह आ ही जाएगा, तो इसमें क्या होगा कि जितना धारा बल्ब को चाहिए वो अलग चाहिए, पंखा का अलग चाहिए, फ्रिज का अलग चाहिए, सबका अलग अलग चाहिए। तो इसमें क्या होगा ना कि इसमें सब क्या होगा कि एक अगर खराब हुआ तो सभी खराब हो गए, मतलब एक काम करना बंद कर दिया तो सभी काम करना बंद कर देंगे। तो इस सवाल भी पूछा जाता है कि श्रेणी क्रम में अगर एक उपकरण खराब हो गया तो सभी उपकरण सही रहेगा, सेफ रहेगा, सभी उपकरण जलते रहेगा, सभी उपकरण, इस तरह से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर श्रेणी क्रम में कोई भी एक उपकरण खराब होता है तो सभी काम करना उपकरण बंद कर देता है। यह कहेगा कि श्रेणी क्रम में 5 बल्ब को जोड़ दिए हैं और एक बल्ब जलना बंद कर दे, रोशनी देना बंद कर दे, तो अगला बल्ब क्या होगा, तो अगला बल्ब भी रोशनी देना क्या करने का बंद कर देगा, काम करना बंद कर देगा। इस चीज को भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहां से भी नोट दे करके लिखेगा। ये तरीका तो पहले क्या है, तरीका गलत है, सबसे पहले ये तरीका क्या गलत है। लेकिन कोई भी इलेक्ट्रीशियन अगर क्या करे, आकर के जोड़ दिया, इसे चला गया, उसको जानकारी नया है, नया नया है, तो सबको क्या करेगा, ले डूब जाएगा। तो उसी चीज को लिखेगा 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 श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में अगर एक उपकरण, अगर एक उपकरण, अगर एक उपकरण खराब हो, अगर एक उपकरण खराब हो जाए, एक उपकरण खराब हो जाए या काम करना बंद कर दे, या काम करना बंद कर दे, या काम करना बंद कर दे, तो अन्य सभी उपकरण, तो अन्य सभी उपकरण, तो अन्य सभी उपकरण भी काम करना बंद कर देगा। तो अन्य सभी उपकरण भी काम करना बंद कर देगा, अन्य सभी उपकरण भी काम करना बंद कर देगा। अब यहाँ पर तो किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। श्रेणी क्रम में बहुत सारा चीज़ हम आपको बता दिए। श्रेणी क्रम जो होते हैं वो आपका श्रेणी क्रम में धारा का मान समान, वोल्टेज का मान अलग अलग होता है, समतुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। घरों में जो हम लोग का वायरिंग किया जाता है वो समानांतर में किया जाता है, श्रेणी क्रम में नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि उसमें धारा का मान सब जगह समान होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, बल्ब, पंखा, फ्रिज सबको एक में जोड़ दिए, अगर एक काम करना बंद कर दिया तो सभी काम करना बंद कर देंगे। इसीलिए क्या होता है, उसको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, लेकिन ध्यान रखना, हम आपको लास्ट में लिखवाएंगे, समानांतर क्रम को पढ़ाने के बाद में लिखवाएंगे कि जो आपको सजावटी का सामान होता है, त्योहार वगैरह, दीपावली वगैरह में जो लरी वाला होता है, छोटा छोटा बल्ब, उस श्रेणी क्रम में जुड़ता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े? अब आइए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। चलिए अब देखिए आगे, अगला है पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब समानांतर
समानांतर संयोजन, उस श्रेणी संयोजन में था, इस समानांतर संयोजन में होगा। कौन सा? समानांतर संयोजन में। देखिएगा, अगर समानांतर संयोजन की बात करें तो जिस तरह से आप श्रेणी क्रम में पढ़े हैं बस उसी का जस्ट उल्टा यहां पर कौन सा? समानांतर है और कुछ नहीं है। जैसे हम आपको अगर बताएं कि समानांतर में क्या होंगे, कि जैसे अगर हम यहां पर लिखवाएं समानांतर में तो समानांतर में जो क्या होंगे कि इसमें जितने भी सारे घरों का उपकरण का उपयोग होते हैं, बल्ब, फ्रिज वगैरह, वो समानांतर क्रम में ही होते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि समानांतर क्रम में क्या होते हैं कि इसमें धारा का मान अलग अलग लेकिन वोल्टेज क्या होता है? समान होता है। और अलग अलग उपकरण का जो उपयोग करते हैं, फ्रिज वगैरह, इसी सबका धारा अलग अलग चाहिए उसको। किसी को 20 एम्पियर, किसी को 5 एम्पियर, किसी को 2 एम्पियर, सबका अलग अलग चाहिए। इसीलिए समानांतर क्रम में उसको ऐड किया जाता है। जो इलेक्ट्रिकल मशीन, जो इलेक्ट्रिकल आदमी होता है, जो काम करने वाला घर में, वो क्या करते हैं कि समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। लेकिन नवसुखुआ रहेगा, श्रेणी क्रम में जोड़ के चला जाएगा घर में, तो क्या हो जाएंगे? सारा बर्बाद करके धर देगा। अब आइए इसका सर, ये जो समानांतर क्रम है इसको हम समझेंगे कैसे, ये है क्या? जैसे मान लेते हैं कि यहां पर देखिएगा, यहां पर फिगर से ही आपको पता चलेगा। देखिएगा, यहां से फिगर से ही देखिएगा, ये R1 है और उसके बाद में देखिएगा यहां पर ये कौन सा है? R2 है। या ऊपर में R1 R2 कुछ भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चल जाएगा। यहां पर क्या लिखे? R1, यहां पर क्या है? R1 है, यहां पर क्या है? R2 है, और नीचे क्या रहेगा? नीचे क्या रहेगा? R3 रहेगा। कौन सा? R3 रहेगा। ठीक है, कैसे गलत हो रहा है? हाँ, देखिएगा, यहां पर देखिएगा, यहां पर धारा बह रहा। सुनिएगा, यहां से भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। कहेगा कि 3 प्रतिरोधों को श्रेणी समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, मतलब अलग अलग में जोड़ा जाता है। 3 प्रतिरोधों को या कई प्रतिरोधों को अगर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इसको समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो आपको सबसे पहले समानांतर क्रम को जोड़ने का परिभाषा ही ऑप्शन में दे देता है। तो उसमें हम आपको बताए थे, श्रेणी क्रम में परिभाषा क्या बताए थे कि अलग अलग कई प्रतिरोध रहेगा तो उसका अंतिम छोरा पहले का और दूसरे का पहला छोरा को सिरों से क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। इसमें क्या है कि सभी प्रतिरोधों को सिरों को एक साथ जोड़ा जाता है। देखिए, इसका सिरा R1 का सिरा एक साथ, R2 का सिरा एक साथ, R3 का सिरा एक तक, मतलब सभी सिराओं को एक बिंदु पर जाकर के जोड़ दिया जाए। अलग अलग प्रतिरोधों को, सभी सिरों को, सभी अंतिम छोरों को एक साथ एक बिंदु पर जोड़ देता है, वही आपको समानांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ये चीज भी पूछा गया, इसको लिखेगा यहां पर, तब नीचे फिगर लिखेगा। लिखिएगा समानांतर क्रम में, समानांतर क्रम में, समानांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों को, समानांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों को, सभी प्रतिरोधों को अंतिम सिरा एक बिंदु पर, एक बिंदु पर, एक बिंदु पर जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, उसे समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। उसे समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। उसे समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ये भी आपसे सवाल पूछेगा, इसको ध्यान रखिएगा जरा, ऐसा ही नहीं बता रहे। अब इसमें देखिएगा, सब जगह जो होंगे इसमें धारा का मान अलग होगा। यहां पर अगर बढ़ रहा तो यहां पर I1 बहेगा, यहां पर I2 बहेगा, यहां पर क्या होगा? I3 बहेगा। लेकिन वोल्टेज सब जगह समान रहेंगे। यहां भी V आएगा, यहां भी V आएगा, और यहां भी क्या आएगा? V आएगा। मतलब कि समानांतर क्रम में वोल्टेज तो समान होता है लेकिन धारा का मान अलग अलग होता है। ये भी आपसे पूछे जाते हैं। अब तो काफी क्लियर कट में आपको याद हो गया होगा। और यहां पर जो अगर हम R इक्विवेलेंट की बात करें, 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, या इसी को अनंत तक कर देता है 1/RN तक कर देता है। ये कौन सा संयोजन है? तो ये जो है आपको समानांतर क्रम है। कौन सा? समानांतर क्रम। सर ये आया कैसे? आया कैसे? जिस तरह से अभी आप बताएं कि श्रेणी क्रम को निकाल के बताएं, उसको भी निकाल के बताइए, बिल्कुल निकल जाएगा, कोई ज्यादा इसमें तकलीफ नहीं है। जैसे अगर हम बताएं कि V बराबर क्या होता है? IR, कहिएगा यस सर।
ओम के नियम से। तो आई बराबर क्या होगा, भी बटा आर, यही ना, तो कहिएगा यस सर आई बराबर भी बटा आर होगा। तो बताइए यहां से I1 अलग है, I2 अलग है, I3 अलग है। तो अगर हम बताइए कि यहां पर I1 निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, तो कहिएगा I1 निकालेंगे तो भी समान है तो यहां पर R1 हो जाएगा। I2 निकालना चाहेंगे तो भी बटा क्या होगा, R2 हो जाएगा। I3 निकालना चाहेंगे तो भी बटा क्या होगा, R3 होगा। तो कहिएगा यस सर। अब यहां पर लिखेंगे I बराबर भी बटा कौन सा, R लिखेंगे, तो कहिएगा यस सर। अब बताइए कि इस I को क्या करेंगे, इस I को मान अलग अलग है, इस I का मान क्या है, अलग अलग है, क्योंकि I जो होते हैं, ये जो I है समानांतर क्रम में सभी धाराओं का योग होगा। ये जो I जो समतुल्य है, एक I जो लिखा हुआ है I1 I2 I3 के क्या होंगे, योग के बराबर होगा इसमें समानांतर क्रम में, और श्रेणी क्रम में उल्टा था वो। अब यहां पर क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे V बटा R1 रखेंगे, V बटा R2 रखेंगे, V बटा R3 रखेंगे, और बताइए यहां पर क्या होते हैं, V बटा क्या होंगे, R होगा, यही होगा। कहिएगा यस सर। जैसे बताओ बाबू, इस फिगर से अगर हम बात करें, कहेंगे कि बताओ I बराबर क्या होगा, तो कहिएगा I बराबर होंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा, यही होगा, क्योंकि इसमें धारा का मान क्या है, सब जगह अलग अलग है। अब देखिएगा यहां पर अगर हम बात करें कि यहां पर भी कॉमन लेते हैं ऊपर में, तो यहां पर बचेगा भी कॉमन 1 बटा R1 1 बटा R2 प्लस 1 बटा क्या बचेगा R3, और बराबर क्या होगा, भी बटा क्या होंगे यहाँ पर R होगा। कटता है तो काट दीजिए, जो कटेगा सो काट दीजिए उसको। कौन सा कटेगा यहाँ पर अगर हम भी से भी काट दें तो कौन बचेगा, भी से भी काटेंगे तो बचेगा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 और प्लस 1 बटा R3 बराबर क्या बचेगा, 1 बटा R। इसी को इक्विवेलेंट कहते हैं, इसी को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट। तो यही चीज आपको क्या है, बराबर। यहां तक कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं ना। अरे यहां पर धारा अलग अलग था तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा, वहां पर वोल्टेज अलग अलग था तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये भी ऑप्शन में पूछा गया। आपको यहां से भी सवाल पूछे गए, I बराबर कहेगा कि तीन धाराएं अलग अलग है I1 I2 I3, तो I बराबर समतुल्य क्या होगा, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 होंगे। और वहां पर क्या करता है ना कि बटा में कर देता है, जैसे क्या कर देगा ना, जैसे ही समानांतर क्रम में कहेगा कि समानांतर क्रम में धारा का मान अलग अलग होता है तो उसका समतुल्य धारा क्या होगा, लिख देगा 1 बटा I1 1 बटा I2 1 बटा I3 लिखेगा, जो कि क्या गलत है। ऐसे भी सवाल पूछा हुआ, हम आपको जब प्रीवियस ईयर के बताएंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे। ये चीजें क्लियर हुए यहां तक। तो इसको लिखने के बाद में यहां तक आइएगा और यहां से लिखना चालू करिएगा जो हम आपको लिखवा रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहां से लिखवा रहे हैं, चीजों को लिखिएगा, इसी से हम रिलेशन निकाल रहे हैं, इसी से रिलेशन निकालेंगे, या इसी को हम हिंदी में क्या कहेंगे, लैंग्वेज में क्या कहेंगे इसको, 1 बटा R1 1 बटा R2 1 बटा R3 बराबर 1 बटा R इक्विवेलेंट है, मतलब समतुल्य है। तो इसको हम बताइए लैंग्वेज के रूप में क्या पढ़ेंगे, तो कहिएगा लैंग्वेज में जो पढ़ेंगे सर, इसमें कहेंगे कि समानांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध जो होता है, समानांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध जो होता है, समतुल्य प्रतिरोधों का व्युत्क्रम, समतुल्य प्रतिरोध नहीं, समानांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, मतलब कि 1 बटा R3, मतलब समतुल्य प्रतिरोधों का व्युत्क्रम। समतुल्य प्रतिरोधों का जो व्युत्क्रम होता है वो अलग अलग व्युत्क्रमों के प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। इसी का कहने का मतलब ई हुआ। तो इसी को आप नीचे लिखेगा स्टार देकर के, उसके नीचे इसको लिखने के बाद में, इसको लिखने के बाद में यहां लिखेगा। तो वीडियो को रोक करके लिखिए, हम लिखवा रहे हैं, लिखेगा समानांतर क्रम में, इसके नीचे समानांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोधों का व्युत्क्रम, समतुल्य प्रतिरोधों का व्युत्क्रम, समतुल्य प्रतिरोधों का व्युत्क्रम, समतुल्य प्रतिरोधों का व्युत्क्रम, अलग अलग प्रतिरोधों को व्युत्क्रमों का योग, अलग अलग प्रतिरोधों को व्युत्क्रमों का योग के बराबर होता है, अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों का योग के बराबर होता है, अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। यहां तक लिख लिए। अभी देखिए यहां तक हम आपको समझा दिए। देखिए समझाने का तरीके अलग होना चाहिए, बुक में सब सारा चीज है, कोई फायदा नहीं है, टीचर को सब कोई मालूम है, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो वो आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं होगा। आज का कंपटीशन बहुत आगे निकल चुका है। अब जिस तरह से स्तर पढ़ाई का हो गया ना, टीचर के पैसे का मतलब आपको समझाने से मतलब नहीं रखते हो, चाहे वो फाउंडेशन का बैच हो, चाहे जो भी हो, समझाने से मतलब वो नहीं रखते। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब आगे बढ़े, यहाँ से कहिएगा सर अब आगे बढ़िए। अब आइए हम आगे लिखाते हैं, देखिएगा, सुनिएगा, यहां से देखिएगा। अब यहां पर जो है
यहां पर सुनिएगा, जैसे हम वहां पर एग्जाम्पल लिए थे यहां पर भी एग्जाम्पल लेंगे, क्वेश्चन लेंगे। देखिएगा, मान लेते हैं कि 3 प्रतिरोधों को, जैसे यहां पर 2 ओम का प्रतिरोध, कौन सा, यहां पर 2 ओम का प्रतिरोध, 2 ओम का प्रतिरोध, फिर उसके बाद में यहां पर देखिएगा 2 ओम का प्रतिरोध हो गया, और अरे यार और नीचे लाओ इसको, देखिएगा तेरा के देखिएगा, यहां पर 2 ओम है, यहां पर 4 ओम है, और यहां पर 6 ओम है। ये 3 प्रतिरोधों को कहां जोड़ा गया, समानांतर क्रम में। कहां, समानांतर क्रम में जोड़ा गया। देखिएगा, तो इसमें धारा अलग, इसमें धारा अलग, इसमें धारा अलग बहेगा, सब में अलग अलग बहेगा। तो कहिएगा यस सर, सब में अलग अलग बहेगा, और कोई भी इसमें वोल्टेज दे देगा। लेकिन अभी यहां से हमको निकालना है आर इक्विवेलेंट। क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। कि बताइए आर इक्विवेलेंट क्या होगा, ये हमें निकालना है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको निकालने के लिए हम जानते हैं कि जो फॉर्मूले जानते हैं, 1/R इक्विवेलेंट बराबर जो फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3, यही ना। तो कहिएगा यस सर। अगर हम इसको निकाल लें तो देखेंगे यहाँ पर 1/2, 1/4 और 1/ कितना 6 लिखेंगे। अगर हम इसको एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। 2 छक 12, 4 तिया 12, 6 दूना कितना होगा, 12 होगा। मतलब यहाँ पर 11 कितना आएगा, 12 आएगा, यही ना आएगा। लेकिन ये किसका मान आएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 1/R इक्विवेलेंट का मान है। ऑप्शन में ये भी रहता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम के प्रतिरोध को अलग अलग समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तो बच्चे यहां तक तो निकाल लेते हैं, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 11/12। ऑप्शन में ये भी रहता है। तो बाबू ये 1/R इक्विवेलेंट का मान है, आपसे पूछा है आर इक्विवेलेंट का मान, तो यहां से चेंज कर दीजिए, इसको बदलिएगा आर इक्विवेलेंट, मतलब 1 हटाइएगा बट्टा में तो ये चेंज हो जाएगा, 12 कितना होगा, 11। मतलब इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो 12 कितना होगा, 11 होगा। यहां पर ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा, एग्जाम का प्रेशर बहुत गड़बड़ होता है, ऑप्शन में सब रहता है। आप बताइए 12 जब 11 आएगा तो इसका मतलब पॉइंट में अगर हम लाएंगे तो कितना आएगा, 1 पॉइंट करके कुछ आएगा, 1 पॉइंट यही ना आएगा। पूरा अगर भागा देंगे तो यही आएगा, मतलब अगर भागा देंगे तो 1 पॉइंट करके कुछ आएगा, यही ना। अगर इसको हम भागा देंगे तो कितना आएगा, तो कहिएगा इसको अगर हम भागा देंगे सर तो लगभग 1 और 0.1 करके या कुछ ऐसे करके आएगा, यही ना आएगा। मतलब जो भी है, मतलब इसके लगभग में 1 पॉइंट के लगभग में आएगा। आप जरा दिमाग लगाइए कि सर हमें 3 प्रतिरोध अलग अलग दिया गया था और ये समतुल्य प्रतिरोध है। ये क्या है, समतुल्य है। ये क्या है, समतुल्य है, समतुल्य प्रतिरोध है। कहाँ, समानांतर क्रम में। तो आप जरा दिमाग लगाइए कि सर अलग अलग प्रतिरोध जो समानांतर क्रम में 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम का है, वो सर समतुल्य प्रतिरोधों से बड़ा, समतुल्य प्रतिरोधों से क्या है, बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वहां पर चीजें उल्टा था, यहां पर चीजें क्या उल्टा है। मतलब हमेशा कितनों प्रतिरोध ले लीजिए समानांतर क्रम में, 5 प्रतिरोध, 6 प्रतिरोध, 8 प्रतिरोध, 10 प्रतिरोध, जितना भी ले लीजिए, अगर आप 10 प्रतिरोध लिए हैं और समानांतर क्रम में जोड़े हैं तो जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो छोटा होगा। वो छोटा होगा किससे, अलग अलग प्रतिरोधों से क्या होगा, वो छोटा होगा। या इसी को दूसरे अगर लैंग्वेज में कहिएगा तो समानांतर क्रम में अलग अलग प्रतिरोध का मान बड़ा होगा समतुल्य प्रतिरोधों से। तो ये भी आप कह सकते हैं। अब इसी को, इसको लिखने के बाद में यहां पर नोट देकर के लिखिएगा जो हम लिखवाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहां से भी सवाल आपसे पूछे गए हैं। और अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता, प्रेशर आता, तो एग्जाम्पल ले लीजिए छोटा सा, 1/2, 1/3, 1/4 करके, और उससे दिमाग लगाने का प्रयास करिए। क्योंकि लैंग्वेज जब लंबा लंबा देता है ना तो दिमाग हिल जाता है वहां पर, क्योंकि याद तो सब चीज रहता है। तो इस चीजों को आप प्रैक्टिकल करना सीखिए, अपने को माइंड लगाना सीखिए। रटना नहीं है कि रटवा दिए, नोट में लिखवा दिए, चले गए। हम आपको एग्जाम्पल से बतवा रहे हैं। अब लिखिएगा, यहां पर लिखिएगा, समानांतर क्रम में, समानांतर क्रम में, समानांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध का मान, समतुल्य प्रतिरोध का मान, कौमा, समतुल्य प्रतिरोध का मान, कौमा, अलग अलग, अलग अलग, अलग अलग
सभी प्रतिरोधों से छोटा होता है, छोटा होता है या कम होता है, छोटा होता है, जो भी है छोटा होता है। लेकिन उसी को या दे करके नीचे लिखेगा, या करके, हो सकता है कि दूसरे शब्दों में पूछा जा सकता, लिखेगा समानांतर क्रम में अलग अलग प्रतिरोध का मान, अलग अलग प्रतिरोधों का मान और ब्रैकेट कॉमा देकर लिखेगा, अलग अलग प्रतिरोधों का मान समतुल्य प्रतिरोध के मान से हमेशा बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होता है या अधिक होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? कहिएगा से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, सुनिएगा यहाँ पर। अब सुनिएगा, अब जो घरों में घरों में जो उपयोग होता है और देखिएगा जहां भी समानांतर क्रम लिखे हैं ना, समानांतर क्रम, जहां भी समानांतर क्रम लिखे, इसी को एक और नाम लिख लीजिएगा, पार्श्व क्रम। ये भी पूछा जाता है, जैसे जहां जहां समानांतर क्रम लिखे हैं वहां पर शुद्ध हिंदी होता है पार्श्व क्रम। कौन सा? तो आपको अगर पार्श्व क्रम दे देगा तो कहेगा सर ये तो बताइए नहीं किए हैं, तो इसी का दूसरा नाम है, या तो समानांतर क्रम कहे या तो पार्श्व क्रम कहे। तो जहां जहां भी हेडिंग दिए है समानांतर क्रम, तो उसको ब्रैकेट में लिख लीजिए पार्श्व क्रम। जहां जहां समानांतर क्रम लिखे तो उसको ब्रैकेट में करके या कहीं भी शब्द लिख लीजिए या जान लीजिए नोट में दे करके कि समानांतर क्रम का दूसरा नाम ही पार्श्व क्रम है, पार्श्व संयोजन है। तो जहां जहां लिखे थे, जैसा स्टार्टिंग में लिखे थे श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम, तो उसी के ब्रैकेट में लिख लीजिए पार्श्व क्रम, ये इसका दूसरा नाम है। कभी कभी ये भी नाम दे देगा आपको, हमेशा यही नाम देता है, सबसे ज्यादा यही देता है, पार्श्व क्रम। अब आइए देखिएगा, यहां पर हम आपको आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यहां पर, अब अगर हम बात करें, अब जो घरों में उपयोग होता है, घरों में जो उपयोग होता है वो अलग अलग होता है, समानांतर क्रम में ही होता है। तो लिखेगा यहां पर नोट देकर के लिखेगा नोट देकर के कि लिखेगा घरों में उपयोग होने वाले उपकरण को समानांतर क्रम में और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पार्श्व क्रम, यहीं पर समानांतर क्रम में और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पार्श्व क्रम, समानांतर क्रम में और ब्रैकेट में पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि अगर एक उपकरण काम करना बंद कर दे, तो समानांतर क्रम में या ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पार्श्व क्रम में सभी पार्श्व क्रम में अन्य उपकरण काम करते रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत? नीचे आप देखिएगा VVI लिखेगा, यहां से पूछा है, जितना बार करना VVI वहां पर कर लीजिए। यहां पर नोट देकर के लिखिएगा, बड़े से लिखिएगा, यहां पर लिखिएगा त्योहारों कौमा विवाह और दीपावली के समय में सजावटी वाले लरी का बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये आपसे पूछा भी गया कि सजावटी में दीपावली वगैरह में जो छोटा छोटा बल्ब पूरा ढेर खुना लरी लगा हुआ रहता है, वो तो श्रेणी क्रम में रहता। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए ये सारा चीज हम आपको बता दिए, श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम। अब आपको जो मिश्रित क्रम है ना, वो मिश्रित क्रम ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये न्यूमेरिकल के लिए है। मतलब इस तरह से आपको जो न्यूमेरिकल आपको दिया गया जाएगा, जैसे एक देखिएगा यहाँ पर 1 ओम, यहाँ पर R1 दे दिया जाए, R2 दे दिया जाए, और यहाँ पर मान लीजिए कि R3 दे दिया जाए, और यहाँ से आपको एक चीज निकाल दिया जाए, कहेगा R4 है, और इस तरह से कर देगा। और यहाँ पर देखिएगा एक R5 दे दिया जाएगा, कौन सा देखिएगा यहाँ पर
यहाँ पर R5 कर देगा। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर इस तरह से करके, इसको क्या है ना कि न्यूमेरिकल में उपयोग करते हैं। इसको कहाँ करते हैं? न्यूमेरिकल में उपयोग करते हैं। तो इस चीज़ों को न्यूमेरिकल में उपयोग करेंगे, ठीक ना। इस चीज़ों को न्यूमेरिकल में R1 R2 दे देगा। तो ई क्या है? सीरीज में। ए क्या है? सीरीज में, मतलब श्रेणी में है। और ए क्या है? समानांतर में। क्या है? समानांतर में है, समानांतर में। तो ये चीज़ें न्यूमेरिकल में करेंगे, इसका ज़्यादा उपयोग नहीं है। सिर्फ लिख लीजिएगा कि मिश्रित वाले को, मिश्रित संयोजन को, मिश्रित संयोजन को न्यूमेरिकल में करते हैं, न्यूमेरिकल बनाने में करते हैं, न्यूमेरिकल बनाने में करते हैं, बनाने में करते हैं। बस इतना इसको बारे में जानना है, संयोजन के बारे में। जो मिश्रित संयोजन रहेगा, जो दोनों साथ साथ में रहेगा, इसका उपयोग सिर्फ करते हैं समानांतर श्रेणी को एक साथ न्यूमेरिकल बनाने में करते हैं। बस इतना जानना है। अब आइए विद्युत वाहक बल, कौन सा? तो इसको फिगर बना लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ये जो विद्युत वाहक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये जो विद्युत वाहक बल है ना, ये क्या है कि देखिएगा यह सेल से जुड़ा होता है। किससे होता है? बस इतना जानिए कि ये जो होता है यह सेल से जुड़ा, सेल का मतलब बैटरी, यह सेल से जुड़ा होता है, यह सेल से जुड़ा होता है, यह सेल से जुड़ा होता है। और सेल में जो धारा का प्रवाह होता है बैटरी में, वो आयन के द्वारा होता है, ये हम पहले भी बताए हैं। तो अगर विद्युत वाहक बल कहेगा ना, तो इस सेल से जुड़ा होता है। किससे? सेल से जुड़ा होता है। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना, विद्युत वाहक बल जो होता है वो सेल से जुड़ा होता है। जैसे अगर यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें कि एक हम बैटरी लेते हैं, जैसे देखिएगा ये बैटरी है, कौन सा? ये देखिएगा ये बैटरी है, ये बैटरी है। यहाँ पर माइनस रहे, यहाँ पर माइनस कर देगा और यहाँ पर प्लस कर देगा, प्लस कर देगा। और ये तार से बहने वाला धारा है, ये क्या है? तार है, ये वायरिंग है, ये वायरिंग है। तो यहाँ पर छोटा प्रतिरोध इसका आर है, ये बैटरी है ना, इस बैटरी का भी प्रतिरोध है आर है, ये बैटरी का प्रतिरोध, ये जो आर है ना, ये बैटरी का प्रतिरोध है, बैटरी का प्रतिरोध, प्रतिरोध है, प्रतिरोध है। और ये जो आर है ना, ये तार का प्रतिरोध है। किसका? तार का प्रतिरोध है, तार का प्रतिरोध है, ये ध्यान रखिएगा, तार का प्रतिरोध है। और यहाँ पर आई धरेगा। तो यहाँ जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा यह सेल से जुड़ा होता है, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को इसे ई से सूचित करते हैं। किससे? ई से सूचित करते हैं, ई से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर जो होगा ई बराबर होगा, ई बराबर जो होंगे, ई बराबर दोनों को योग बराबर, ई जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होंगे और आई, कौन सा? आर आई, भी बराबर कौन सा होता है? आर आई होता ना। तो आर आई और प्लस छोटा आर आई, इसके बराबर करेंगे तो योग के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होता है। इस चीजों को ध्यान रखिएगा। जैसे देखिएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है, विद्युत वाहक बल ई जो होता है, इसमें बैटरी भी होता है, तार भी होता है। तो एक तार का प्रतिरोध और एक बैटरी का प्रतिरोध, बैटरी का प्रतिरोध आर होता है, तार का प्रतिरोध बड़ा आर होता है। ये दोनों को यहां से हम निकाले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो आर आई मतलब भी बराबर आई आर जानते हैं ना। तो वो किसके लिए? तार के लिए, विभवांतर के लिए है। और इसको तुलना भी किया जाता है कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर में तुलना भी किया जाता है। तो एक विद्युत वाहक बल है और एक विभवांतर है, भी बराबर आई आर, वो अलग चीज है और ये अलग चीज है। विद्युत वाहक बल अलग है, इसमें एक बैटरी लगा हुआ था, उसमें सिर्फ तार लगा हुआ रहता। तो इसमें दोनों का जो संयोग होता है, विद्युत वाहक बल जो होता है, इसे ई से सूचित करते हैं। मतलब यही जो ई बराबर है, इसका आर आई कौन सा? तार का भी बराबर आर आई और बैटरी का भी बराबर आर आई। यहां भी आई होगा, इसका भी बैटरी का धारा होगा, आई होगा, जिसको आई लिखते आर आई। ये दोनों के योग के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ई बराबर आपको ध्यान रखना। अब आप बताइए कि एक जो विभवांतर बराबर भी बराबर आई आर जानते हैं, तो उसका मान बड़ा होगा कि इसका मान बड़ा होगा? तो कहिएगा सर इसका मान बड़ा होगा, क्योंकि इसका आर आई बहुत सारा आ सकता है और उसका तो भी बराबर आई आर है। तो मतलब विद्युत वाहक बल जो होता है बड़ा होता है किससे? विभवांतर से। तो इसका भी रिलेशन है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो गया? कहिएगा नहीं सर। तो इसको लिखने के बाद में बस इतना जानकारी रखना, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब एक चीज आपको तुलना करना, इस तुलना करने के लिख लीजिएगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ लिखेगा। यहां पर सेल का विभवांतर, सेल का विभवांतर, सेल का विभवांतर, यहां पर लिखेगा यहां पर लिखेगा सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। ये दोनों में आपसे पूछा जाता है। यहां पर लिखिए और यहां पर लिखिएगा, लिखिएगा
लिखिएगा। अरे सेल का विद्युत वाहक बल ई बराबर हुआ जो हम बताएं आई आर और प्लस छोटा आई आई और छोटा आर बताएं, तो वो हो गया आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और सेल का विभवांतर भी बराबर आई आर। तो कौन बड़ा होगा? तो ई बड़ा होगा और ये क्या होगा? छोटा होगा। कोई दिक्कत? अब इसी को लिखिएगा 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 सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल जो होगा वो क्या होगा? तो कहिएगा ई बराबर जो होंगे आई आर बड़ा, आई वाला और आर ये दोनों, और आई और छोटा आर वाला होगा, ई हो गया। और इसका लिखेगा भी बराबर कौन सा? सिर्फ आई आर लिखेगा, बस भी बराबर कौन सा? आई आर। अब बताओ कौन बड़ा होगा? तो ई वाला बड़ा होगा और ई क्या होगा? छोटा होगा। तो लिखेगा विद्युत वाहक बल, अब यहां पर लिखने के बाद में यहां पर लिखेगा विद्युत वाहक बल हमेशा, इसमें विद्युत वाहक बल हमेशा विभवांतर से बड़ा होता है, विभवांतर से बड़ा होता है। और यहां पर लिखेगा विभवांतर कॉमा देकर के, विभवांतर कॉमा विद्युत वाहक बल से छोटा होता है। अब देखिएगा यहां पर एक चीज और लिख लीजिए, सेल का विद्युत वाहक बल, नीचे लिखिएगा सेल का विद्युत वाहक बल नियत होता है, सेल का विद्युत वाहक बल नियत होता है, और सेल पुराने के विभवांतर घटता है। और यहां पर लिखिएगा पुराने सेल का विभवांतर घटता है, पुराने सेल है, बैटरी है, तो उसका विभवांतर घटता है, लेकिन सेल का विद्युत वाहक बल नहीं घटता। तो यहां पर लिखिएगा नीचे, यहां पर पुराने सेल का विभवांतर घटता है, पुराने सेल का विभवांतर घटता। बस हो गया। आप सुनिएगा, इसका भी मापन वोल्ट मीटर से भी करते हैं, इसका मापन वोल्ट मीटर से करते हैं, वोल्ट मीटर से करते हैं, और इसका भी मापन वोल्ट मीटर से करते हैं। इसका भी मापन किससे करते हैं? वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर से करते हैं। लेकिन एक चीज आपको जो ध्यान में रखना, हम आपको जो आगे बताने वाले हैं नोट में, एक होता बंद तार और एक होता खुला तार, एक होता बंद तार, एक होता खुला तार, वो भी आपको इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना। तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगला जो पॉइंट लिखवा रहे हैं उन चीजों को ध्यान में रखिएगा, इसको VVI कर लीजिएगा। यहां से आपको सवाल पूछा है कि सर अभी आप बताए हैं कि दोनों वोल्ट मीटर का मापता है, इसका बताइए कि यहां पर अंतर क्या है? दोनों तो बताए थे वोल्ट मीटर से, तो यहां पर जो है ना कि एक बंद तार होता है, एक ओपन तार होता है, मतलब एक बंद तार एक खुला तार। तो जो बंद तार होता है तो उसको आपको ध्यान में रखना, जो बंद तार होता है वो बंद तार में आपको जब परिपथ बंद हो तो उसका जो मापन करेगा, उसका मापन जो करेगा वोल्ट मीटर जो मापन कर देगा वो विभवांतर के करेगा, और जब ओपन होगा, खुला होगा, तो वोल्ट मीटर जो मापेगा वो विद्युत वाहक बल को मापेगा। यही अंतर है। बस लिखिएगा कौन सा बंद तार में होता है, कौन सा ओपन तार में होता है। वोल्ट मीटर दोनों मापता है, लेकिन एक जो होता है विभवांतर मापने के लिए बंद तार चाहिए जो कि वोल्ट मीटर मापेगा, और एक जो होता है विद्युत वाहक बल मापने के लिए वो भी वोल्ट मीटर चाहिए, लेकिन वो खुला तार रहेगा। तो लिखिएगा यहाँ पर लिखिएगा बंद परिपथ में, लिखिएगा जब बंद परिपथ हो, लिखिएगा जब बंद परिपथ हो तो वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है, तो वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है, तो वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। अब नीचे लिख लीजिएगा जब परिपथ खुला हो तो वोल्ट मीटर विद्युत वाहक बल को मापता है, तो वोल्ट मीटर विद्युत वाहक बल को मापता है, तो वोल्ट मीटर विद्युत वाहक बल को मापता है। ये पूछा गया, ये भी ध्यान रखिएगा, विद्युत वाहक बल को मापता है। तो ये सारे चीज हम आपको आज बताए हैं। आज का क्लास यहीं तक रह देते हैं, इसको रिवीजन करिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा, नोट्स बनाए हैं उसको रिवीजन करिएगा। आगे जो चलेगा उष्मा का प्रवाह चलेगा, उसी में इसमें और पढ़ना अभी, उसी में आपको न्यूमेरिकल भी अब है। अब बस इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा अब क्लास नहीं होगा, कल का जो क्लास रहेगा न्यूमेरिकल से रहेंगे, हम आपको न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे। इससे कुछ जैसे V बराबर कौन सा हो गया अभी बताए ना, अब V बराबर कौन सा, यहाँ पर लिख लीजिए, नीचे V बराबर W/Q लिख लीजिए, कौन सा, इसी से आपको सवाल आते रहेंगे। V बराबर कौन सा, W/Q से। V क्या है, विभवांतर है, W क्या है, वर्क है, कार्य है, Q क्या है, आवेश है। अब यहाँ से अलग अलग पूछा जाएगा, फिर V बराबर क्या होंगे, W/Q का मान IT होता है,
आप जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, तो Q बराबर जो होते हैं I और T होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ जो T होना चाहिए, समय जो होना चाहिए, वो सेकंड में होना चाहिए। कहाँ? सेकंड में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। तो कल यहाँ से आपसे सवाल आपको पूछा जाएगा, यहाँ से सवाल बनेगा, यहाँ से अलग अलग से सवाल बनेंगे यहाँ से। तो कल हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे आगे। तो आज तक यहीं तक रह देते हैं, कल इसी पर न्यूमेरिकल आएगा और उसके बाद में V बराबर W बटा टी, V बराबर W बटा Q, Q बराबर I T, T बराबर VI, ये सब सारे चीज़ों से आते चलेंगे। अब न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल हम आपको लिखवा देंगे कल। और उसके बाद में फिर हम उष्मा का प्रभाव चलेंगे उसमें। और उसके बाद में जो होगा ये चैप्टर विद्युत इलेक्ट्रिसिटी समाप्त होगा और उसके बाद में आपका मैग्नेट से चलेंगे फिर। तो यहीं तक रह देते हैं। तो फिर मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।